तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपने स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से लगातार एक घटनाक्रम अफ़गानिस्तान के अंदर देख रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से क्या, अगर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आप नज़र रखते होंगे तो आपको याद होगा कि यूएसए में, यानी कि जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे थोड़े दिन पहले तक, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है जब हारे रिपब्लिकन पार्टी के, तो फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो हमारे जो बिडेन है वो यहाँ पर सत्ता में आए। लेकिन आपको याद होगा कि यूएसए के जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे तो उन्होंने अपने दौरान में तालिबान से एक समझौता किया था, जिस समझौते के तहत अमेरिकी जो सैनिक थे उनकी वापसी की बात चल रही थी। साथ ही साथ बात चल रही थी कि तालिबान जो है वहाँ पर शांति बना करके रखेगा। तो गाइज, आज मैं आपको बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ में बताऊंगा कि तालिबान है कौन, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये शुरू में किन हिस्सों में रहता था, क्या इसके पहले भी अफगानिस्तान में कभी तालिबान की सत्ता आई है, और कैसे दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूएसएसआर जिसको तत्कालीन संयुक्त जो हमारा गठबंधन हुआ करता था, रशिया का जो गठबंधन हुआ करता था, आप जो संयुक्त रूस जिसको आप कहते थे, वो जो हुआ करता था, बाद में उसका विघटन हो गया तुर्किस्तान के रूप में। उसके पहले जो यूएसएसआर पूरा हुआ करता था, जो है जिसको सोवियत संघ कहा जाता था, वो पूरा का पूरा हुआ करता था। इसके अलावा जो ग्रेट ब्रिटेन को अगर आप देखें तो कैसे ये तीन बड़ी महाशक्तियाँ अपने समय की, और तीनों बड़ी महाशक्तियों के लिए ये जो अफगानिस्तान है ये कैसे कब्रिस्तान साबित हुआ, कैसे यहाँ पर लाखों रुपया व्यय हो गया, और उसके बाद में सबको आखिरकार छोड़ करके भागना पड़ा। ब्रिटेन को भी भागना पड़ा, यूएसएसआर सोवियत संघ को भी भागना पड़ा, और अमेरिका ने वहां पे सैन्यपूर्ण सैनिकों की वापसी दिखाई, सब कुछ दिखाया वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी सारी पोल देखिए 2 महीने के अंदर ही खुल करके सामने आ गई है, और कैसे तालिबान पूरा जो आपका अफगानिस्तान है उसको किस तरीके से कैप्चर कर रहा है। अब ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो वो इज्जत बचा करके, शांति दिखा करके निकले, लेकिन उनके निकलने के तुरंत बाद जो है ये चीज बताती है स्पष्ट तौर से कि उन्होंने जो कुछ भी बोला वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए बोला। आज इस वीडियो को देखने के बाद में मैं इसको 2-3 तरीके से आज आपको चीज़ों को दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा चीज़ें बेसिक हैं जो आपको इसके थ्रू मैं समझाऊंगा, और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर तो मेरे पास में पूरा का पूरा मैंने जो है एक ऑथेंटिक सोर्स दैनिक भास्कर से जो है मैंने बहुत सारी चीज़ों को जो वहाँ से कलेक्ट किया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि ये जो है किस तरीके से जो है ये बटा हुआ है। यहाँ पर अफगानिस्तान का जो बाकी सारा सिनेरियो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो यहाँ पर मैं आपको इस पूरी PDF के माध्यम से, PPT के माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि तालिबान है क्या, इस शब्द का क्या मतलब होता है, कब से ये यहाँ पर काम जो है वो यहाँ पर कर रहा है। तो दोस्तों, अगर बात करेंगे आप तालिबान की, तो थोड़े दिन पहले अभी जो समझौता हुआ था फरवरी 2020 में, इसका नाम है दोहा समझौता। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 2018 में तालिबान और अमेरिका के बीच में बातचीत शुरू हुई थी। इसके बाद से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फरवरी 2020 में जब से बात हो गई थी, उसके बाद से ही क्या हुआ था, फिर जो है सैनिकों के जो हटने की प्रक्रिया थी दोस्तों, वो यहाँ पर शुरू हो गई थी। तो ये दोहा समझौता अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि दोहा समझौता अमेरिका और तालिबान के बीच में हुआ था 2020 में, ठीक है। जहां पर यहाँ पर जो तालिबान था इसने कहा था कि हम हमले बंद करेंगे, और जो अमेरिका था उसने कहा था कि हम अपने सैनिकों की जो शांतिपूर्ण वापसी है वो यहाँ से कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर तालिबान की। तो दोस्तों, तालिबान शब्द जो है ये एक पश्तो भाषा का शब्द है। पश्तो भाषा में जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इनको तालिबान कहा जाता है। यानी कि हम लोग जब यहाँ पर कभी भी तालिबानी शब्द सुनते हैं या तालिबान शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक आतंकी की जो है चित्र उभर करके आता है, बंदूक नजर आती है, एक व्यक्ति नजर आता है जो ऐसा लगता है कि किसी तरीके से जो है वो हिंसा में शामिल होगा। लेकिन दोस्तों, अगर पश्तो जबान की आप बात करें तो जो पश्तो जबान है वो हमारी क्या है, वो यहाँ पर काम करती है छात्रों को जो है संबोधित करने के लिए। 90s के दशक में जब सोवियत रूस अपनी वापसी यहाँ से कर रहा था, उसी दौरान में तालिबान का जो उभार है वो हुआ था। अगर आपसे कभी ये सवाल पूछ लिया जाए कि तालिबान जो है वो इस्लाम में शिया से बिलोंग करते हैं या फिर सुन्नी से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा कि जो हमारा तालिबान है वो सुन्नी इस्लाम को जो है वहाँ से बिलोंग करता है। सुन्नी इस्लाम को जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी जो कट्टर मान्यताएं हैं इसका जो है यहाँ पर प्रचार किया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब तालिबान शुरू में 1998 के आसपास में, यहाँ पर 1995 के बाद से जब धीरे धीरे करके बढ़ने लगा, और 1995 में इसने सबसे पहले ईरान की सीमा पर जो हेरात प्रांत था यहाँ पर क्या किया हुआ था, इसने यहाँ पर कब्जा कर लिया हुआ था। इसके ठीक 1 साल बाद में फिर जो है तालिबान जो था वो अफगानिस्तान की जो कैपिटल काबुल था उसने कब्जा यहाँ पर कर लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि 1996 में एक बार पहले भी जो तालिबान था वो यहाँ पर अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज हो चुका है। अब दिक्कत क्या हुई, जब शुरू में
तालिबान अफगानिस्तान काबुल में जो है यहाँ पर स्थापित हुआ, तो इसका बड़ा स्वागत किया गया, लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया और शुरू में इसने बड़ा अच्छा काम भी किया। लेकिन गाइज हुआ क्या कि जब तालिबान ने बाद में बहुत कठोर शरिया नियम लागू करने शुरू कर दिए, जैसे हम लोग अगर हिंदू रिलीजन से आप बिलोंग करते होंगे तो आप पुरानी मनु स्मृति के बारे में सुनते होंगे, वैसे जो इस्लामिक ट्रेडिशनल कानून है उसको शरीयत या फिर शरिया कहा जाता है। तो दोस्तों जो वो शरीयत के कानून है उनको यहाँ पर इसने लागू करने की, इन्फोर्स करने की कोशिश की। और जो दोस्तों शरीयत के कानून है वो एक हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा एनिसेंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है उस टाइप के वो कानून है और बहुत ही कठोर कानून है, उनको कुछ हद तक अमानवीय कानून भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो नेचर ऑफ पनिशमेंट है वो भी कई तरीके का है, सुधारात्मक कानून है, दंडात्मक कानून है। तो विशेष तौर से जो शरिया के कानून है वो दंडात्मक कानून है और थोड़ा सा ज्यादा ही दंडात्मक रूप से, मतलब थोड़ा क्रूएल टाइप के दंडात्मक कानून है। दूसरी चीज है कि इसमें खासतौर से हम लोगों को यह भी देखने को मिल जाती है कि होता क्या है कि जो ये महिलाओं के प्रति थोड़ा ज्यादा ही कठोर कानून है, इस लिहाज से भी देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ये बात निकल करके सामने आती है कि इस वजह से बाद में फिर जो तालिबान था इससे अफगान लोगों का मोह भंग हो गया और उसके बाद में फिर जो है इनको वापस सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया। अच्छा, आप सोचते होंगे कि आप अमेरिका को इनसे क्या जो है वो चिढ़ रही, ऐसा क्या दिक्कत थी तालिबान के साथ में, अमेरिका का क्यों 36 का आंकड़ा हो गया। दोस्तों माना ऐसा जाता है कि जो ये आपके ओसामा बिन लादेन जिनकी आप तस्वीर देख रहे होंगे, इनको जब अमेरिका ढूंढ रहा था, जब इन्होंने वहाँ के जो है जो बिजनेस टावर था उस पर हमला किया हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ था कि इनको जब अमेरिका ढूंढ रहा था तो तालिबान के ऊपर ऐसा आरोप लगा था कि इन्होंने क्या किया हुआ है, ओसामा बिन लादेन को अपने यहां पर छुपाया हुआ है। इसकी वजह से भी अमेरिका का तालिबान के साथ में संबंध जो था वो खराब हो गया था। अब बात करेंगे अफगानिस्तान के तालिबान नियंत्रण पर। तो दोस्तों उस वक्त क्या हुआ करता था, 1995 के ड्यूरेशन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे बुरहानुद्दीन रब्बानी, इनको इन्होंने सत्ता से अपदस्थ किया था। और उसी वक्त जो सोवियत संघ के अतिक्रमण वाले विरोध वाले ये थे, उनके संस्थापक सदस्यों में से ये एक थे। और जब इनको इन्होंने हटाया तो 1998 आते आते जो तालिबान था वो करीब करीब अफगानिस्तान के 90% जो इसका लैंड एरिया था, भूभाग था, वहां पर ये क्या कर चुका था, कब्जा कर चुका था। देखेंगे अगर शुरू में अगर आप इनकी योजनाएं देखेंगे तालिबान की, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कों का निर्माण, कारोबारी ढांचा, बहुत सारी चीजें ऐसी की कि जिससे ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। लेकिन बाद में इनका जो सजा देने का कानून तरीका था और जो इस्लामिक तौर तरीके लागू करने की बात थी, उसमें हत्या, व्यभिचार और इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर फांसी देना, चोरी के मामले में दोषियों को अंग भंग कर देना, इस टाइप की जो ट्रेडिशनल सजाएं थी, वो ट्रेडिशनल सजाओं को देने के बाद में क्या हुआ कि जो इनसे लोगों का मोह था वो धीरे धीरे करके भंग होता चला गया। कई बार आप देखते होंगे हमारे देश में भी इस तरीके के सवाल उठते हैं कि ये रेप जो कर रहे हैं, ब्रूटल रेप जो कर रहे हैं, उनको फांसी दे दी जानी चाहिए, उनको सरेआम दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें क्या है, जो भी इस तरीके के कानून है या जो भी इस तरीके की चीजें हैं, ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप इनको कभी भी जमीन पर इंप्लीमेंट होते हुए देखोगे तो ये उतना प्लेजरेबल नहीं है। इतना प्लेजरेबल नहीं होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। सजाएं कठोर हों इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जब तक आपकी जो न्याय व्यवस्था है, जो आपकी न्याय प्रणाली है, जो आपका न्याय का प्रोसीजर है, वो जब तक कि दुरुस्त नहीं होगा तब तक जो कठोर कानून आपका होगा वो दोधारी तलवार की तरह काम करेगा। मैं बताता हूं कि इस बात को कैसे आप समझ सकते हैं। आप एक बेसिक तौर से देखिए, कई बार क्या होता है कि आप कहीं पर भी हों, किसी जगह पर भी हों और वहां पर बगल में आकर के झगड़ा हो जाए और उसके थोड़ी देर बाद में वहां पर कोई पुलिस बुला ले और आप उस जहां पर झगड़ा हो गया होगा वहां पर अगर अगल बगल आप वहां पर पाए जाते हैं, भले ही आप उस वक्त रास्ता क्रॉस करते हुए वहां पर पहुंचे हो, तो पुलिस आपको उठा करके साथ में लेकर के आती है। अगर आप कहेंगे शर्म नहीं थे हम तुरंत अभी यहां पर आए, तो कहेंगे ठीक है आपसे हम पूछताछ करके छोड़ देंगे आपको। लेकिन वो इतने छोटे से मामले में भी वो आपको वहीं पर सही अभियुक्त बना लेते हैं। तो इस तरीके की जब सिचुएशन आती है, तो अगर मान करके चलिए कि अगर इस तरीके की कोई भी इन्फोर्स कर दिए जाते हैं ऐसे कानून जहां पर बहुत कठोर सजाएं हों, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के भी होंगे कि निर्दोष लोगों को सजा हो जाएगी, खास तौर से तब जबकि आपका जो प्रोसीजरल सिस्टम है वो ज़्यादा दुरुस्त नहीं होगा। इस वजह से ये जो कानून थे वो उतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए। और उसके बाद में इन्होंने बहुत सारी और भी चीज़ें की, जैसे इन्होंने पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना कंपलसरी कर दिया, महिलाओं के लिए पूरे बुर्के को ढकना जरूरी कर दिया, अगर पैर भी दिख जाए तो महिलाओं को ईंटों से पत्थरों से पीटा जाता था। इस तरीके की जो सिचुएशंस थी वो जो है क्या हो गई, यहाँ पर निकल करके सामने आई। तो इस वजह से थोड़ा सा जो इनकी लोकप्रियता थी उस पर बहुत खासा असर पड़ा और बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें यहाँ पर होती चली गई। लेकिन आप क्या कहोगे कि क्या तालिबान को कुछ देश ऐसे भी हैं जो स्वीकार्यता देते हैं? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, तालिबान को कुछ ऐसे देश हैं जो स्वीकार्यता देते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो दुनिया में उन 3 देशों में पाकिस्तान भी शामिल था जो तालिबान को मान्यता देता था। अब आप कहोगे कि पाकिस्तान तालिबान को मान्यता क्यों देता था? तो इसके पहले इनके अपने हित हुआ करते थे, इस वजह से अपनी
मान्यता देते थे। दूसरा क्या था कि इसके अलावा जो सऊदी अरब था और जो संयुक्त अरब अमीरात था, ये भी जो तालिबान सरकार थी इसको स्वीकार किया करता था। लेकिन ये बात मैं अभी की नहीं बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1995 और 6 के ड्यूरेशन की, जब पहले जो तालिबान था वो अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज हुआ था। तब ये 3 देश थे जो क्या कर रहे थे, यहाँ पर मान्यता इसको दे रहे थे। अब बढ़ते हैं आगे आकर के हम देखते हैं क्या यहाँ पर और भी कुछ खास चीज़ें हैं जो इसके जिनके बारे में हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से तालिबान जो है यहाँ पर कर रहा है और तालिबान और अमेरिका के बीच में फिर समझौता हुआ, समझौते से होकर के तमाम सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर चलती रहीं। चलिए अब मैं आइए आपको बताना यहाँ से शुरू करता हूँ तालिबान के बारे में कुछ खास बातें, बिल्कुल पॉइंट वाइज तरीके से, जो आपको यहाँ पर देखने में बहुत सारी चीज़ें जो है इससे आपको समझ में आएंगी। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम जो है अफगानिस्तान के क्या किस तरीके से यहाँ का जो आबादी है, जो यहाँ के लोग बटे हुए हैं वो किस तरीके से बटे हुए हैं, उनका क्या यहाँ पर सिस्टम है, ये मैं आपको यहाँ पर बताना जो है वो शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान जो है, जैसे भारत आप देखते होंगे यहाँ पर विविध प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत सारी विविधता है, वैसे ही जो अफगानिस्तान है वो भी क्या है, बहुत विविधता है। और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कबीले जो है वो बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत पावरफुल हैं। और दूसरा है वहाँ पर जातीय समूह। ठीक है, तो अभी भी जो अफगानिस्तान का समाज है वो कबीलों में और जातीय समूह जो है उसमें यहाँ पर क्या है, बटा हुआ है। अगर बात करेंगे टोटल यहाँ पर आबादी की, अफगानिस्तान की कुल आबादी कितनी है, तो करीब करीब यहाँ पर 3.8 करोड़ जो है पीपुल रहते हैं। करीब करीब 3.8 करोड़ जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, देश में अगर शहरीकरण की बात करेंगे, चूंकि बहुत ज़्यादा हिंसा से जूझ रहा है इसलिए शहरीकरण बहुत कम है। आज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ के जो 75% पीपुल हैं वो कहाँ पर रहते हैं, तो वो गाँव में रहते हैं। तो अफगानिस्तान में जो है 75% लोग जो है वो गाँव में रहते हैं। 3.5 करोड़ जो है करीब आबादी, 3.5 करोड़ से थोड़ी थोड़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर प्रमुख जातीय समूह की बात करेंगे तो जो अभी मैंने आपको पश्तू भाषा के बारे में बताया था वो है पश्तून, दूसरा है ताजिक, तीसरा है हजारा, चौथा है नूरिस्तानी, पांचवा है एमाक, छठा है तुर्क और सातवां है बलोच। ये प्रमुख जातीय समूह हैं जो यहाँ पर रहते हैं। आबादी में अगर बात करेंगे रिलीजन की तो 99% लोग हैं जो यहाँ पर मुसलमान हैं। बात एक खास ये जानिए, 99% जो मुसलमान हैं वो सुन्नी है। और मैंने अभी आपको पहले बताया था कि तालिबान किसको रिप्रेजेंट करता है, किस जो शिया सुन्नी में किसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो वो सुन्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ का जो 90% मुस्लिम है वो कैसा है, तो वो सुन्नी है। ऐसे इस बात को आप खासतौर से समझ सकते हैं। दूसरी दिक्कत यहाँ अफगानिस्तान की क्या है कि अफगानिस्तान की करीब करीब 50% आबादी, यानी कि 46% आबादी जो है इसकी जो उम्र है, एवरेज एज है वो 15 ईयर से कम है। यानी कि अभी यहाँ पर जो है बच्चों की आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, वयस्कों की आबादी थोड़ी सी ज़्यादा है। अभी यहाँ पर जो है एक तरीके से देखा जाए तो जो एक युवा पीढ़ी की तरफ जो है अभी यहाँ पर रुझान कम है। आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो अभी यहाँ पर बच्चों की है। ठीक है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो अफगानिस्तान हमारा है वो अभी वहाँ पर उतने ज़्यादा लोग जो है वो नहीं है डोमिनेंट सिचुएशन में, क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 90% लोग जो है यहाँ पर वो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सॉरी 99% लोग मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं और 90% लोग जो है वो सुन्नी मुस्लिम को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं पश्तून आबादी में तालिबान का मुख्य आधार है। अब अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान के अंदर में जो पश्तून है वो करीब करीब 42% है और जो ताजिक है वो 27% है। यानी कि अगर आप देखोगे 42% बहुत होता है, करीब करीब जो है 50% आबादी आप इसको मान करके चल सकते हैं जो पश्तून से बिलोंग करती है। और पश्तून जो है वो एक स्पेशली अगर आप देखोगे तो वो किसको जो है तालिबान से सीधे जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड है। तालिबान का उदय पूर्वी और दक्षिणी पश्तून बहुल इलाकों में हुआ था। ठीक है, जो अफगानिस्तान का पूर्वी इलाका है, नॉर्दर्न एरिया है, और जो इसका साउदर्न एरिया है वहाँ पर जो है जहाँ पर पश्तून ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं वहाँ पर इसका उदय जो है तालिबान का शुरू में हुआ था। कुछ ताजिक इलाकों को छोड़कर ताजिक लोग जो है वो तालिबान विरोधी हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पर आबादी है वो है ताजिक लोगों की। ताजिक के कुछ लोगों को छोड़ दीजिए तो जो ताजिक है दोस्तों ये क्या है, ये तालिबान का विशेष तौर से विरोध करते हैं। लेकिन सारे ताजिक नहीं, कुछ जो ताजिक को छोड़ दो तो बाकी ताजिक जो है इसके विरोध में, लेकिन ताजिक केवल 27% है। और जो पश्तून है वो तालिबान समर्थक माना जाता है और ये 42% है। ठीक है, वो उसी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा टाइमलाइन भी दिखा देता हूँ। 1996 से 2001 यहाँ पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर राज किया। 2001 96 में आ गए थे ये, फिर 2001 तक इन्होंने किया। 5 साल तालिबान सरकार चली, लेकिन भारत ने तालिबान सरकार को जो है वो मान्यता नहीं दिया हुआ था। फिर 1999 में कांधार जो प्लेन हाईजैक हुआ, इसमें तालिबान जो है उसने किसका साथ दिया था, तो पाकिस्तान का साथ दिया हुआ था। अब बात करेंगे 2021 की, तो इसकी शुरुआत से ही भारत ने तालिबान की बातचीत की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर जो है मिली हुई थी। ऐसा पता चल रहा था कि भारत जो है
वो तालिबान के साथ में क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स इनपुट्स थे 2021 में थोड़े से। लेकिन 1999 में कंधार हाईजैक में, प्लेन हाईजैक में पाकिस्तान का साथ देने वालों में से जो हमारा ये यहाँ पड़ता है, ये यहाँ पर इसका जो है हाथ यहाँ पर माना जाता है कि इसने इसका जो है सपोर्ट यहाँ पर किया हुआ था। ठीक है, 5 साल इन्होंने अफगानिस्तान पर पहले भी शासन किया हुआ है। अगर अफगानिस्तान की सेना वर्सेस तालिबान का हम कंपेयर करें तो किसके पास कितना सब कुछ है। सैनिकों की बात करेंगे तो अफगानिस्तान के पास करीब 3.5 लाख सैनिक हैं, जबकि अगर तालिबान की बात करेंगे तो इनके पास केवल 70, यानी कि यहाँ पर थोड़ा अमेंडमेंट कर लीजिए, करीब 80,000 लड़ाके हैं। 167 विमान हैं अफगानिस्तान के पास में, तालिबान के पास में कोई भी विमान नहीं है। 5.5 बिलियन का फंड है यहाँ पर डॉलर का अफगानिस्तान के पास में, 1.6 बिलियन डॉलर का फंड है तालिबान के पास में। यानी कि तालिबान को काफ़ी हद तक देखा जाए तो वो जो है अफगानिस्तान की अपेक्षाकृत कमज़ोर है। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो वहाँ पर जो है अफगानिस्तान की सरकार बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तालिबान पूरी तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से हावी हो गया है। अब थोड़ा इसकी भौतिक लोकेशन के बारे में देख लेते हैं, कहाँ पर ये जो है स्थित है। भारत से देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा जो ग्रीन शेडेड है, यही आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के और भारत के बीच में आपको एक देश नजर आ रहा होगा, ये वाला है पाकिस्तान। और ये जो रेखा अभी मैं आपको और मैप में दिखाऊंगा वो है हमारी डूरन लाइन। दूसरा मैप आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अफगानिस्तान के पड़ोसी देश भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से वो देश है जिनकी सीमा अफगानिस्तान के साथ में लगती है। सबसे पहले कैपिटल की बात करेंगे तो वो काबुल है। कंधार वो इलाका जहाँ पर आपको याद होगा कि जो भारत का प्लेन हाईजैक हुआ था वो इसको यहाँ पर भी लेकर के गए थे। ये जो रेड कलर की लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक नजर आ रही है, यही डूरन लाइन है। ये जो शेडेड इलाका आपको ये दिख रहा है, यही पीओके है, जिसको आपको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। पहले यही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की ये जो सीमा थी थोड़ी सी 108 किलोमीटर की, ये भारत की अफगानिस्तान के साथ लगती थी। लेकिन चूंकि अब जो है ये पाक ऑक्युपाइड हो गया तो भारत की कोई भी सीमा अफगानिस्तान के साथ में जो बॉर्डर है इसकी साझा नहीं होती है। बात करेंगे अफगानिस्तान किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा अफगानिस्तान की लगती है वो लगती है पाकिस्तान के साथ में। दूसरी एक लंबी बॉर्डर भारत साझा करता है, अफगानिस्तान साझा करता है, वो किसके साथ साझा करता है, ईरान के साथ में यहाँ पर साझा करता है। एक और देश है तुर्कमेनिस्तान, इसके साथ में भी भारत की एक काफ़ी लंबी, अफगानिस्तान की काफ़ी लंबी बॉर्डर लगती है। तजाकिस्तान के साथ में भी अफगानिस्तान काफ़ी लंबी सीमा साझा करता है, एक छोटी सी सीमा लेकिन भारत से थोड़ा लंबी, वो सीमा उज्बेकिस्तान के साथ में जो है यहाँ पर ये साझा करता है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान 1, ईरान 2, तुर्कमेनिस्तान 3, उज्बेकिस्तान 4, तजाकिस्तान 5 और भारत को अगर उपयोग वाला मिला लें तो कुल मिलाकर के 6 देश, और चाइना के साथ में बहुत छोटी सी बॉर्डर है। 7 देशों के साथ में जो अफगानिस्तान है वो कुल मिलाकर के यहाँ पर बॉर्डर साझा करता है। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले इंडिया, फिर चाइना, फिर तजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर ईरान और फिर पाकिस्तान। या अगर इधर से आप देखेंगे घूम करके क्लॉकवाइज देखेंगे तो पहले पाकिस्तान, फिर ईरान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर तजाकिस्तान, फिर चाइना और फिर इसके बाद में पाक ऑक्युपाइड वाले कश्मीर के साथ में इंडिया। इतने देशों की सीमा जो है वो यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ में साझा करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है भौगोलिक, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर करके जो है वो हमारा पूछे जाते हैं। अफगानिस्तान का आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं, हिंदी में भी मैंने डाल दिया, PDF फाइल आपको मिल जाएगी ग्रुप में। तो वहाँ से आपको क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपको जो है पढ़ने में थोड़ा सा इसको बाद में आसानी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ करके थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखना शुरू करते हैं। अच्छा, पर्वतमालाओं की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हिंदू कुश की आप पर्वतमाला देखते होंगे जो भारत में भी आती है, तो ये देखिए आपको ये हिंदू कुश यहाँ से नजर आ रहा है और यही जो है पामीर की यहाँ पर गांठ आकर के बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर इधर से जो भारत का हिमालयन है, ग्रेट हिमालयन वाला है हिस्सा है, वो यहाँ से आकर के निकल जाता है। और इधर से जो अगर आप देखेंगे तो इधर से जो चीन से एक पर्वतमाला आती है, तीनों मिलकर के पामीर की गांठ बनाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि ये हिंदू कुश की जो है यहाँ पर हो जाते हैं। नौशख जो है 7,492 मीटर, ये यहाँ की जो है सबसे ऊंची चोटी के रूप में दोस्तों जानी जाती है। एक हरी नाम की रिवर है, हरी नाम की रिवर जो यहाँ पर बहती है। इसके अलावा काबुल नाम की भी एक नदी जो है वो यहाँ पर बहती है। अगर कभी आप लोग जो है इतिहास पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आप सिकंदर के बारे में पढ़ते होंगे और ये भी पढ़ते होंगे सिकंदर खैबर दर्रे से आया था। तो ये देखिए यहाँ पर खैबर दर्रा आपका पड़ जाता है, जहाँ से सिकंदर प्रवेश करके भारत में आया हुआ था। ठीक है, हेलमंद रिवर भी यहाँ की एक खास रिवर है। जो काबुल रिवर है, हेलमंद रिवर है और हारी रिवर है, ये 3 नदियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे देख लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको मैप में भी दिखा देता हूँ, ये आपकी जो है हेलमंद रिवर है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये इधर निकल करके काबुल नदी आती है, आप याद रखिएगा। ठीक, और ये आपकी हेरात नदी है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी नदियाँ हैं और भी काफ़ी सारी पर्वत चोटियाँ हैं, जिनके बारे में भी थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बात करें अफगानिस्तान की तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान पहली बार किसी युद्ध में घिरा हुआ है। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे 1979 में, तो जैसे अभी अमेरिका की सेना यहाँ पर रह रही थी, इसके पहले 1979 में यहाँ पर सोवियत सेना जो थी वो अफगानिस्तान में थी, ठीक है। इसके बाद में 10 साल बाद में सोवियत सेना यहाँ से क्या हो गई थी, वापस हो गई थी। अब आपको यहाँ पे एक खास बात मैं बताता हूँ दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो तालिबान है वो इतना शक्तिशाली हो गया, तालिबान को पैदा किसने किया? तो आज जो अमेरिका तालिबान से जूझ रहा था दोस्तों, इस अमेरिका ने ही इस तालिबान को पैदा किया था। पता नहीं इतिहास के अंदर क्या है, मैं जब भी इतिहास को उठा करके देखता हूं तो इसमें जो है, जो लोग इनके समर्थक हों उनको बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं दुनिया के इतिहास में जहां पर भी किसी भी विवाद की जड़ देखता हूं, वहां मुझे विवाद की जड़ में या तो अमेरिका मिलता है या फिर ब्रिटेन मिलता है। पहले का इतिहास आप जितना उठा करके देखेंगे, जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो सारे विवाद की जड़ में आपको कहीं ना कहीं ब्रिटेन मिल जाएगा। और वर्तमान विवाद जिसको आप करंट कहते हैं, अगर इसके विवाद की जड़ में जाकर के आप देखेंगे तो वहां पर आपको अमेरिका मिल जाएगा। ये दोनों का पता नहीं विवादों से क्या नाता, दुनिया के हर विवाद की जड़ में आपको ये दो देश कहीं ना कहीं जरूर देखने को, कहीं ना कहीं से जरूर ये इन्वॉल्व आपको मिल जाएंगे। जब 1979 में सोवियत सेना यहां पर थी, उसके बाद में इसी को हटाने के लिए जब 1989 में सिविल वार हुआ तो अमेरिका ने मुजाहिदीन को क्या किया हुआ था, सपोर्ट किया हुआ था। फिर 1996 में तालिबान ने काबुल पर नियंत्रण किया और सख्त जो इस्लामी कानून था इसको किया, इंपोर्ट किया। 2001 में जब अमेरिका के ऊपर हमला हुआ तो फिर तालिबान को हटाने के लिए यूएसए इनके पीछे पड़ गया। 2014 में नाटो सेनाओं ने भी अफगानिस्तान में जो है अपना क्या किया, 2014 तक अभियान किया। फिर 2041 में यहाँ से नाटो निकल गया 2014 में। फिर 2021 में, अभी 2021 में अमेरिका भी जो है वो अफगानिस्तान को छोड़ करके निकल गया, यहाँ से जो है परेशान होकर के यहाँ से जो है वो क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है देखेंगे कि ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अमेरिका में अगर आप अफगानिस्तान में देखेंगे तो अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन को मिला करके करीब 38 देशों के सैनिक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें से अगर आप देखोगे तो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था उसके बाद से यहाँ पर तमाम सारे सैनिक भेजे गए, करीब 13,000 से ज़्यादा सैनिक अफगानिस्तान भेजे गए। 541 लाख करोड़ रुपया अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर खर्च किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पैसा अफगानिस्तान के ऊपर लग गया अमेरिका का। बहुत सारे सैनिक भी यहाँ पर शहीद हो गए, लेकिन आप देखोगे कि जो है हल कुछ भी नहीं निकल पाया। 8,000 से ज़्यादा यूएसए के सैनिक, 1,300 से ज़्यादा जर्मनी के सैनिक, 1,100 से ज़्यादा ब्रिटेन के सैनिक, इस तरीके से कुल मिलाकर के 38 देशों के सैनिक आपको देखने को मिलेंगे। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका तालिबान के बीच समझौता हो गया, 18 महीने करीब करीब वार्ता चली। इसमें अफगानिस्तान सरकार पक्षकार नहीं बनी। अफगानिस्तान में जो है सत्ता हथियाने पर तालिबान की निगाह थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जो है यहाँ पर ये छोड़ करके निकल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका भारत के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि अभी तक भारत का देखेंगे आप तो बड़ा ही जो है चुप सा रवैया है। भारत ने जो है कुछ भी खुल करके यहाँ पर नहीं बोला। 2021 में थोड़ा सा ऐसी खबरें थी कि भारत जो है वो अफगानिस्तान में जो तालिबान है इसके साथ में थोड़ा बहुत बातचीत कर रहा है, लेकिन ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है कि भारत इसमें किस तरीके का रवैया जो है वो रखने वाला है। भारत के एक पत्रकार के बारे में भी आप जानते होंगे, बीच में उसकी हत्या भी हो गई थी, तालिबानों द्वारा वहाँ पर कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद में भी भारत का जो है कोई बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया उसकी ऑफिशियली सामने नहीं आई थी, इस प्रकार से कि उसने जो है तालिबान को कोई चेतावनी दिया हो या तालिबान से मतलब कुछ इस तरीके का कुछ कहा हो कि अब भारत के चूँकि किसी व्यक्ति के नागरिक की हत्या हुई है तो हम इसको किस रूप में लेखेंगे। तो ये जो है थोड़ा सा उन्होंने कुछ अभी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन भारत का इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है भारत का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, काम पर खासतौर से। क्यों? क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में बहुत निर्माण किया है। भारत का अगर देखोगे तो अफगानिस्तान के अंदर करीब करीब 400 से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट हैं अभी यहाँ पर चल रहे हैं, और 400 प्रोजेक्ट बहुत होते हैं, ठीक है। 400 प्रोजेक्ट जो है दोस्तों वो यहाँ पर चल रहे हैं। इसमें से अगर आप बात करोगे तो करीब भारत का जो है यहाँ पर कितना 22,000 करोड़ से ज़्यादा का अफगानिस्तान में भारत ने निवेश कर रखा है, ठीक है। अभी दोनों देशों के बीच आप बात करोगे तो करीब करीब 7,500 करोड़ रुपए का भारत और अफगानिस्तान के बीच में कारोबार हो रहा है। अगर भारत की बात करोगे अफगानिस्तान के अंदर उसने खास तौर से क्या किया, तो एक सलमा डैम है जिसको 1,700 करोड़ रुपए की लागत से भारत ने यहां पर बनाया हुआ है, पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। अफगानिस्तान की जो संसद है 675 करोड़ रुपए से वो भारत ने बनाया हुआ है। एक यहां पर हाईवे है जो ईरान अफगानिस्तान की सीमा पर है, करीब 1110 करोड़ रुपए की उसकी लागत है। ये यहां पर भारत ने क्या किया हुआ है, अभी जो है यहां पर बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि भारत ने बहुत सारा यहां पर निर्माण किया हुआ है। और दो ऐसी ताकतें हैं जो अभी अपने ही जाल में उलझ गई। जब पाकिस्तान को रूस से
अफगानिस्तान को रूस को अफगानिस्तान से निकालना था, तो इसने पाकिस्तान की मदद से तालिबान बनाया था। ये है अमेरिका 1994 में, और 20 साल बाद जो है ये भी फंस गए। और इजराइल ने जो अभी देख रहे होंगे आप, थोड़े दिन पहले इजराइल का वहाँ पे हमास मिलिशिया के साथ में जो लड़ाई चल रहा था, तो इजराइल ने दोस्तों क्या किया था, फिलिस्तीन में जो है उदारवादी धड़े को कमज़ोर करने के लिए इसने हमास बनाया था, और आज इजराइल भी उसी हमास से जूझ रहा है। तो कहना चाहिए कहीं ना कहीं जो है इन्होंने जो अपने लिए, वही कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम्हारे, अगर कुआं खोदोगे तो तुम्हारे लिए गड्ढा अपने आप खुद जाएगा। वही हालत अमेरिका के सामने भी आई, वही हालत इजराइल के सामने भी आई। हालांकि इजराइल तो फिर भी काफ़ी हद तक ट्रैकल कर ले गया, लेकिन अमेरिका को यहाँ से निकल करके जो है वापस जाना पड़ा। भारत में भी 20 से ज़्यादा आतंकी संगठन हैं जो तालिबान के साथ काफ़ी याराना निभाते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान में, भारत में जो अफगानिस्तान के राजदूत हैं उन्होंने ये बात कहा हुआ है, ठीक है। तालिबान में चीन की डील में जो है पाकिस्तानी एंगल, ठीक है, तालिबान और चीन की दोस्ती हो जाए। पाकिस्तान भी ये बात चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो यूएसए से आजकल देख ही रहे हैं कि एंटीक है उसका, तो यूएसए इंडिया का जो साथ थोड़ा सा है, तो इस वजह से अब चीन चाहता है कि तालिबान का सरकार आ जाए और फिर तालिबान और चीन के बीच में मैं ब्रोकरी कर लूँ। तो इस तरीके से हम तो अपना बेच ही रहे हैं, साथ में मिला करके इनका भी जो है बिकवा दिया जाए। तो इस तरीके से होता है ना कि हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वो वाली जो कहानी है वो यहाँ पे बना रहे हैं। और चीन तो चाहता है जो बेल्ट रोड प्रोजेक्ट है उसमें अफगानिस्तान का जो रिसोर्स है उसको मैं यहाँ पर क्या कर सकूँ, इस्तेमाल कर सकूँ, ठीक है। भारत, अगर आप बात करेंगे अफगानिस्तान में, तो करीब 6384 सैनिक हैं जिनकी डेथ हुई है दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर में अमेरिकी सैनिकों की। 2.41 लाख मौतें हुई हैं अमेरिकी अफगान युद्ध में। आप समझ सकते हो, अभी भी जब आप देखते हो कभी कभी ग्लोबल पीस इंडेक्स चेक करते होगे तो उसमें अफगानिस्तान आपको सबसे नीचे मिलता होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों ये इतना नीचे आपको नजर यहां पर आता है, ठीक है। 9.70 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस युद्ध में अपाहिज हो गए, जो बहुत नंबर आप सैनिक है। इतना अमेरिकी सैनिक कहीं पर भी पूरी दुनिया में नहीं मारा गया जितना अमेरिका जो है अफगानिस्तान के अंदर आकर के जो है यहां पर फंसा था। बात करेंगे भारत का जो रक्षा बजट है उससे करीब 40 गुना ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर खर्च हुआ है। अमेरिका का कुल खर्च 167 लाख करोड़ रुपए है, और अमेरिका ने खर्चे पर 20 साल के वार ऑन टेरर पर जो है ये खर्चा किया हुआ, तो बहुत ज़्यादा पैसा जो है लग गया। भारत का 4.78 करोड़ रुपए का जो बजट है, कुल मिलाकर के रक्षा बजट है, उससे ज़्यादा अफगानिस्तान में पैसा खर्च हो गया, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो धीरे धीरे करके यहाँ पर जो आपको रेड कलर से सारा पॉइंट दिख रहा है, ये धीरे धीरे करके सब तालिबान के कब्जे में आता चला गया। सरे, फुल, हेरात, फराज, जरांज, सेबरगान, बद्स खां, ठीक है, गजनी, कलात, कंधार, ये सब जो है धीरे धीरे करके चला गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो अभी आपको यहाँ पर थोड़ा ब्लू कलर से नजर आ रहा होगा, शेडेड एरिया, ये जो है तालिबान के कब्जे में है, ये ब्लू वाला। अफगानिस्तान के कब्जे में जो सरकार है इसके ये वाला, और जहाँ संघर्ष हो रहा है ये रेड वाला, ठीक है। तो देख रहे हो कि आप ज्यादातर हिस्सों में संघर्ष चल रहा है, ज्यादातर ग्रीन हिस्सों में जो है वो यहाँ पर तालिबान कब्जा कर चुका है। बहुत जो है थोड़ा सा जो है अफगानिस्तान सरकार के पास में थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिस्से बचे, काबुल को छोड़ करके बाकी सब बहुत छोटे छोटे हिस्से जो हैं वो यहाँ पर बचे हुए हैं। करीब करीब 42% इलाका जो है इसके कब्जे में आ चुका है। 37% इलाके में संघर्ष चल रहा है। अफगानिस्तान सरकार के पास करीब 19% का इलाका था, लेकिन अभी जो आज की खबरें थी उसके हिसाब से जो है सरकार ने सरेंडर कर दिया पूरी तरीके से, और अब धीरे धीरे करके वो अपनी सत्ता को हथियाएंगे। अफगानिस्तान में भारत ने बहुत मदद की। 186 प्रोजेक्ट में भारत अभी भी मदद कर रहा है। 150 प्रोजेक्ट भारत ने शुरू किए। $8 करोड़ की मदद दी, $3 अरब की कुल मदद दी 19 साल के अंदर में। तो आप देख सकते हैं कि भारत ने बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान के लिए किया, लेकिन भारत के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग रहेगा कि जब इतना मदद करने के बावजूद सारी चीज़ें, मतलब भारत ने जो कर रहा था वहाँ पे, उसके बाद में अब सत्ता अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में चली गई है। तो जो एक बांग्लादेश के बाद में एक दूसरा ऐसा देश था जो भारत के काफ़ी करीब था और जिसके भारत के साथ संबंध काफ़ी अच्छे थे, जिससे भारत को पड़ोसी से उम्मीद थी, वो भी अब भारत के हाथ से निकल गया है। अब हम यही दुआ कर सकते हैं कि जिस भी तरीके से हो भारत को, क्योंकि 100 या कहीं 1000 विरोधाभास होते हुए भी भारत को तालिबान के साथ में संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये नीडेड गाइज इसलिए है क्योंकि तालिबान जो है सीधे वो चीन की गोद में खेलने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल वाली बात होगी, भारत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात होगी। क्योंकि नेपाल हो, श्रीलंका हो, या हमारा पाकिस्तान हो, या अफगानिस्तान हो, अभी तो अफगानिस्तान भी अब हो जाएगा, ऐसे देशों में से सब होते चले जा रहे हैं जो लगभग चीन के फेवर कर रहे हैं पूरी तरीके से। केवल बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो बचा हुआ है भारत के
पास में। अब दूसरा देश अफगानिस्तान था, वो भी जा सकता है, इसलिए भारत को कोशिश यही करनी चाहिए कि वो जिस भी तरीके से हो सके तालिबान के साथ में उनको बातचीत करनी चाहिए। हालांकि तालिबान के साथ में बातचीत करने के बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए हम उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अभी हमारे सामने यही है। प्रैक्टिकली जो भारत कर सकता है वो यही कर सकता है कि वो तालिबान के साथ में बातचीत करे, क्योंकि इसके अलावा भारत प्रैक्टिकली वहाँ पर कुछ कर नहीं सकता है। बोलने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, विरोध भी किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं जा सकता है वहाँ पर फिजिकली। जो अगर देखा जाए वहाँ पर, तो अगर कोई फिजिकल एक्शन भारत को लेना तो वो यही है कि वो अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान स्थापित होता है उसके साथ में बातचीत करने की कोशिश जो है वो करे। ठीक है, अभी यहाँ पर देख रहे हैं धीरे धीरे कर 9 जुलाई, फिर 12 जुलाई, फिर 23 जुलाई के मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ कैसे तालिबान जो है कब्जा करता चला गया। लाल कलर वाला आप देखिए शेडेड इलाका कैसे बढ़ता चला जा रहा है। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर बढ़ता जो है पूरी तरीके से चला आया हुआ है। अफगानिस्तान में सीमा नियंत्रण की बात करेंगे तो काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब इन बातों का कोई मतलब रह नहीं गया, क्योंकि जो तालिबान है वो लगभग जो है यहाँ पर अब पूरी तरीके से इसको कैप्चर कर चुका है। तो गाइज आपको तालिबान की कहानी मुझे पूरी उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। अमेरिका ने इसको पैदा किया रूस को निकालने के लिए। बाद में जब रूस चला गया तो अमेरिका को जब इसके ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, उसके बाद में तालिबान के ऊपर आरोप लगे कि इसने जो है ओसामा बिन लादेन को जो है शरण दी हुई है। उसके बाद में अमेरिका फिर तालिबान के विरोध में चला गया। फिर अमेरिका ने सेना भेजी, नाटो सेना भेजी गई, बहुत कोशिश की गई, बहुत पैसा लगा, बहुत सैनिक मरे अमेरिका के, लेकिन तालिबान से जो वो है वो पूरी तरीके से उसको ख़त्म नहीं कर पाए। और जैसे ही अमेरिका समझौता करके वहां से निकला, उसके ठीक बाद में ही वापस से जो है अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। भारत भी इसी दौरान बहुत सारी मदद अफगानिस्तान की कर रहा था, बहुत सारे वहाँ पर निर्माण कर रहा था, लेकिन अब उसके जाने के बाद में भारत की स्थिति भी कमोबेश मुश्किलों में पड़ गई है। तो ये है पूरी तालिबान की कहानी। पश्तो भाषा में इसका अर्थ होता है जो है वहाँ पर क्या स्टूडेंट से इसका रिलेशन माना जाता है। ये सुन्नी जो है पूरी तरीके से सुन्नियों को रिप्रेजेंट करते हैं, शरिया कानून लागू करते हैं, काफ़ी कठोर कानून होता है। आप देखते हैं सारे लोग, अफरा तफरी का माहौल है। हाँ, हम सभी लोग प्रे ही कर सकते हैं कि अफगानिस्तान के जो आम लोग हैं उनके साथ बेहतर से बेहतर सलूक हो, चाहे जो भी सत्ता में रहे, लेकिन आम नागरिकों के साथ में, औरतों के साथ में, बच्चों के साथ में बेहतर से बेहतर सलूक होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ जाते जाते कुछ सवाल आपके जहन में छोड़ करके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो अगर मेरी व्यक्तिगत तौर से बात करेंगे तो मैं जब से ये घटनाक्रम अफगानिस्तान का पिछले 10, 12, 15 दिन से 20 दिन से देख रहा हूँ, बारीकी से देख रहा हूँ, तब से मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस चीज़ को लेकर के, और मेरा मन बहुत ज़्यादा ही विचलित है ये सारी की सारी सिचुएशन देख करके। और आज हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया कैसे अफगानिस्तान को तमाशा बना करके फिर तमाशा देख रही है। अमेरिका ने भी वही किया, रशिया ने भी वही किया, ब्रिटेन ने भी वही किया, सब अपना हित निकालने के चक्कर में पड़े रहे, और अफगानिस्तान के आम लोग लगातार सालों से मरते हुए चले आ रहे हैं, सालों से हिंसा को झेलते हुए चले आ रहे हैं, और आज भी वो इसी हिंसा का शिकार बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ये केवल और केवल बैठ करके तमाशा देख रही है। आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, यूएनओ, सबकी ये हकीकत है किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का जो है गला घोटा जा रहा है। आज कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है। तो क्या ज़रूरत ऐसी नहीं है कि वापस से कुछ ऐसे संगठन खड़े किए जाएं, या जो संगठन हैं इनको वापस से पुनर्जीवित इस तरीके से किया जाए जहाँ पर कम से कम किसी भी देश के साथ अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो वहाँ पर ईमानदारी के साथ, बिना किसी अपने हित को निकालने के चक्कर में सारी दुनिया जो है वो वहां पर खड़ी हो और वहां पर जो है शांति स्थापित करे, आम लोगों के हितों की रक्षा करे। आप देख सकते हैं आज यहाँ पर कि जब अफगानिस्तान अब किसी के काम का नहीं रह गया तो वहां के आम लोगों के हितों को किसी की चिंता नहीं है। आम ऐसे देखेंगे आप तो ह्यूमन राइट के नाम पर अगर किसी की उंगली भी पकड़ लो तो लोग चिल्लाते हैं। आज वहां पर खुलेआम क्या क्या नहीं हो रहा है, और ह्यूमन राइट का कहीं पर भी नाम नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यही सारी चीजें होती हैं कि ह्यूमन राइट की भी चर्चा वहीं पर होती है जहां से लोगों को जो है क्या होना होता है, फंड मिलना होता है, या जहां पर जो है उनको कोई ना कोई जो पॉलिटिकल बेनिफिट होना होता है। जहां पर पॉलिटिकल बेनिफिट खत्म हो जाता है वहीं पर आपके राइट्स खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी का जो पूरा महत्व है वो यहाँ से देख करके आप समझ सकते हैं। और क्या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में कुछ ऐसा जो है एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, इस बात पर जो है आप लोग अपना विचार जरूर व्यक्त करिएगा। आज के सत्र को यही खत्म करेंगे। काफ़ी दिन बाद लाइव आया हूँ, आप सभी लोग साथ में जुड़े, थोड़ी चर्चा में पार्टिसिपेट किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों लाइक वाला बटन दबाएं। कल से आप लोगों की जो कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से शुरू हो जाएंगी, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। तो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस नाइट एवरीवन गाइज।